हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 5 अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चन नंबर 151 से 160 तक। 150 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 151 क्या गिवन है। करंट रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 2.8:1, लिक्विड रेशियो इज 1.6:1, इन्वेंट्री गिवन है। कैलकुलेट करने करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी एंड द लिक्विड एसेट्स। क्या क्या कैलकुलेट करने? करंट एसेट्स कैलकुलेट करने, लिक्विड एसेट्स एंड करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज एंड लिक्विड एसेट्स। तो कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, सबसे पहले गिवन है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी कितना है? 2.8/1। सोल्व करेंगे तो अपने पास लायबिलिटी इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो करंट एसेट्स कितना आ जाएगा? 2.8 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी। उसके बाद है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज कितना है? 1.6/1। सोल्व करेंगे अपने पास ये क्या हो जाएगा? क्विक एसेट्स इज इक्वल टू 1.6 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी। नाउ इन्वेंट्री की वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल होती है? करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। इन दोनों का डिफरेंस इन्वेंट्री के इक्वल है। अब इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है 48,000 इज इक्वल टू करंट एसेट्स क्या है? 2.8 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी एंड क्विक एसेट्स कितना? 1.8 टाइम्स ऑफ करंट, 1.6 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी। अब हम माइनस करेंगे 2.8 माइनस 1.6 कितना बचेगा? 1.2 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी। क्या आ जाएगा अपने पास? ये 48,000। सोल्व करेंगे 48,000 डिवाइडेड बाय 1.2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? करंट लायबिलिटी। ये आ जाएगा करंट लायबिलिटी कितना? 40,000 रुपीज का करंट लायबिलिटीज आ जाएगा। ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे हम करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या हो जाएंगे अपने पास? देखो 2.8 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी है ना, सो 2.8 मल्टीप्लाई बाय 40,000। अगर हम 40,000 की मल्टीप्लाई कर दे 2.8 से तो कितना आएगा अपने पास? ये आ जाएगा 1,12,000 आ जाएंगे करंट एसेट्स। और साथ में हमें क्या कैलकुलेट करना है? क्विक एसेट्स या फिर लिक्विड एसेट्स। तो ये कितना आ जाएगा? 1.6 इंटू करंट लायबिलिटी जो कि अपने पास है 40,000, तो ये आ जाएगा 64,000। तो क्विक एसेट्स कितने हो गए अपने पास? 64,000 रुपीज के। ये अपना आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 152। करंट रेशियो अपने पास करंट एसेट्स है और इन्वेंट्री गिवन है। क्या कैलकुलेट करना है? एसिड टेस्ट रेशियो, मतलब कि लिक्विड रेशियो या फिर क्या कह सकते हैं हम इसको? क्विक रेशियो, जो भी बोल दो। सो करंट रेशियो क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी किसके इक्वल गिवन है अपने पास? ये 2.6/1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करना है। करंट लायबिलिटी ऊपर आ जाएगा और 2.6 नीचे आ जाएगा। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,95,000 डिवाइडेड बाई 2.6। 1,95,000 डिवाइडेड बाई 2.6 कितना हो जाएगा? करंट लायबिलिटी अपने पास 75,000 रुपीज का। अब अपने पास क्विक एसेट्स क्या हो जाएंगे? करंट एसेट्स जो कि 1,95,000 है, उससे क्या माइनस कर देंगे? इन्वेंट्री की वैल्यू 90,000। कितना बच जाएगा? 1,05,000 बच जाएगा क्विक एसेट्स। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो क्या फॉर्मूला रहेगा एसिड टेस्ट रेशियो का? क्विक एसेट्स जो कि है 1,05,000 डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी जो कि है 75,000 की, डिवाइड कर लो। ये आ जाएगा 1.4:1, 1.4:1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 153। द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स 9 लाख टू करंट लायबिलिटी इज 1.5:1। The accountant of the firm is interested in maintaining a ratio of 2:1 by paying some part of current liabilities. You are required to suggest him the amount of current liability which must be paid for this purpose. तो सबसे पहले तो करंट लायबिलिटी ही चेक करो कितना होगा। करंट रेशियो कितना गिवन है अपने पास? 1.5/1। और करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है, कैलकुलेट करना है। करंट लायबिलिटी ऊपर जाएगी 1.5 डिवाइड में आएगा, सो 9 लाख डिवाइडेड बाई 1.5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 लाख। करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी हो जाएगी। अब लेट करते हैं, लेट द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी पेड। लेट द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी पेड, कौन सी लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी पेड। क्या मान ले? एक्स। सो हमें रेशियो कितना मेंटेन करना है? 2/1 का।
करंट एसेट्स अभी कितने के, 9 लाख के। करंट लायबिलिटी कितने की अभी, 6 लाख की। अगर हम लायबिलिटी को पे करेंगे तो लायबिलिटी भी कम होगी और करंट एसेट भी कम होगा। करंट एसेट इन द फॉर्म ऑफ कैश कम होगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आपस में। सो 6 लाख माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 9 लाख माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 1। तो सोल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 12 लाख माइनस 2x इज इक्वल टू 9 लाख माइनस एक्स। ठीक है, सोल्व करेंगे। अब x की टर्म को एक साइड कर लो, विदाउट x की टर्म को दूसरी साइड कर लो। सो 12 लाख से माइनस कर लेंगे 9 लाख एंड यहां पे बचा माइनस एक्स इस साइड और ये माइनस 2x इस साइड आएगा तो प्लस का 2x। सो ये कितना हो जाएगा, 3 लाख इज इक्वल टू x। 2x में से x घटाएंगे तो कितना बचेगा, x। तो अमाउंट ऑफ लायबिलिटी पेड कितना रहेगा फॉर दिस पर्पज, 3 लाख रुपए का। यहां लिख दो, द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी पेड इज, लायबिलिटी पेड मस्ट बी 3 लाख। ठीक है, यही आंसर आपकी बुक में भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 154 क्या गिवन है, यहां से स्टार्ट हो रहा है अपने पास डेट इक्विटी रेशियो। सो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी का रेशियो होता है अपने पास डेट, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट। अच्छा इसके ऊपर भी डाउट आया बच्चे का कि सर आप करंट डेट क्यों नहीं लेके चल रहे, भाई फॉर्मूले में लॉन्ग टर्म डेट लिखा हुआ है, मैं कहां से करंट डेट लेके चलूं, इसमें फॉर्मूले में साफ साफ बोला हुआ है डेट रिप्रेजेंटिंग लॉन्ग टर्म डेट, करंट लेके नहीं चलना है, अपना खुद के लॉजिक मत लगाओ भाई। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी, इक्विटी का दूसरा नाम क्या हो सकता है यहाँ पे, शेयर होल्डर्स फंड। क्या हो सकता है, शेयर होल्डर्स फंड अपने पास यहाँ पे। ठीक है, चलो अब सबसे पहले लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट में तो मेरे को एक ही चीज दिख रही है, वो है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स कितने के, 75,000 के, तो इसे तो डायरेक्ट ही लिख लो 75,000 डिवाइडेड बाई, अब हमें कैलकुलेट करना है इक्विटी, इक्विटी या फिर क्या बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। तो इसके अंदर तीन चीजें आएंगी, कौन कौन सी, इक्विटी आएगा, जनरल रिजर्व आएगा और P&L आएगा, तीनों का टोटल कर लो और ये क्या बन जाएगा अपने पास फिर, शेयर होल्डर्स फंड। सो 1 लाख डिवाइडेड बाई, सॉरी 1 लाख प्लस 45,000 प्लस 30,000 कितना आ जाएगा, 1,75,000 आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड। देखो मैं ना मैंने पहले बोला है, मैं क्वेश्चंस नहीं समझा रहा हूं, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, वो 125-30 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी समझ लिए। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये क्वेश्चंस करा रहा हूं प्रैक्टिस पर्पज से, और कोई रीजन नहीं, अदरवाइज मैं कराता भी नहीं। ठीक है ना, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ज्यादा क्वेश्चंस की, कहीं डाउट आए तो वीडियो रेफर कर लेना, अदरवाइज खुद कर सकते हो, बहुत ईजी है, ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आएगा अपने पास, इक्विटी देखो दो चीजें आती है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये हो गया शेयर कैपिटल का पार्ट और ये दोनों रिजर्व एंड सरप्लस के पार्ट, तीनों को अगर हम ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड। सो 75,000 डिवाइडेड बाई 1,75,000 कितना आ जाएगा अपने पास, ये 0.428। रुको भाई रुको, मेरे को एक कमेंट याद आया, 0.428:1। एक बच्चे का यहाँ पे कमेंट आया कि सर मेरे को ये राउंड ऑफ करना नहीं आता, कि इसको राउंड ऑफ कैसे करें। आप ये जो 0.43 लिख रहे हो, ये मेरा 0.428 आ रहा है, इसके राउंड ऑफ कैसे करना है ये बता दो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बेसिक डाउट है वैसे तो ये। देखो आपको जनरली जो आंसर करना है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक करना है। ठीक है, 2 डिजिट बहुत होती है, इनफ होती है। तो देखो सेकंड डिजिट कितना है 2, थर्ड डिजिट कितना है 8, क्या ये 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, बिल्कुल है। तो इस 2 को कितना लिख दो फिर यहाँ पे 3। अगर ये 5 से कम है तो इस 2 को 2 ही रहने दो। ठीक है ना, इस तरह से करना है हमें ये। जनरली 2 डिजिट तक ही आंसर एक्सेप्टेबल है, इससे ज्यादा करोगे कोई इशू नहीं है एग्जामिनर को, लेकिन 2 डिजिट बहुत होती है, आपको ही बेफालतू की मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 155। इसके अंदर 2 रेशियो कैलकुलेट करने, कौन कौन से, डेट इक्विटी रेशियो एंड द करंट रेशियो। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, क्या कैलकुलेट करेंगे हम, डेट इक्विटी रेशियो। मैं डायरेक्ट करा रहा हूं इन क्वेश्चंस को, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट लगे, ठीक है ना, डायरेक्ट करा रहा हूं मैं, अगर कोई भी डाउट लगे तो इन वीडियो को रेफर कर लेना, अदरवाइज खुद से कर सकते हो आप लोग, इतने क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं।
ठीक है, अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन अच्छे से किए तो अभी भी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। देखो अपने पास डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या, अपने पास लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी या फिर शेयर होल्डर्स फंड, जो भी आप लिखना चाहो। लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आएगा, मेरे को बस एक ही आइटम दिख रहा है लॉन्ग टर्म डेट में, वो है डिबेंचर्स 2,80,000 रुपीज के। ठीक है, और कुछ अपने पास, हाँ एक आइटम और है लॉन्ग टर्म लोन, कितने का, 1,10,000 का। ये दोनों किसके पार्ट हो गए अपने पास, लॉन्ग टर्म डेट के। तो इन दोनों का टोटल करो कितना हो जाएगा, 3,90,000 आ जाएगा लॉन्ग टर्म डेट। अब हमें क्या चाहिए, इक्विटी। इक्विटी में क्या आएगा, एक तो शेयर कैपिटल आएगा, दूसरा क्या आएगा अपने पास, जनरल रिजर्व आएगा। शेयर कैपिटल आएगा, जनरल रिजर्व आएगा, दो ही आइटम है। 250 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 2,75,000। डिवाइड कर दो इसको, तो ये आ जाएगा अपने पास 1.42 रेशियो 1, 1.42 रेशियो 1, राउंड ऑफ करके लिखा मैंने इसको। ठीक है, उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, करंट रेशियो। अभी अभी करके ही आए हैं करंट रेशियो के, लगभग 25 से 26 एडिशनल क्वेश्चन और सोल्व कर दिया हमने इसके। सो करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में क्या आएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, 60,000 एंड 30,000 कितना हो जाएगा, 90,000, डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। इसमें सिर्फ एक ही आइटम अपने पास, वो क्या है, ट्रेड पेबल 60,000 का। डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा ये, 1.5 रेशियो 1, कितना आ जाएगा, 1.5 रेशियो 1। ये अपना आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कैलकुलेट करना है डेट इक्विटी रेशियो एंड द प्रोप्राइटरी रेशियो। दो चीजें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले कैलकुलेट करना है डेट इक्विटी रेशियो। सो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला अपने पास लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आएगा, देखो लॉन्ग टर्म डेट में एक तो मेरे को दिख रहा है डिबेंचर्स, एक लोन लिया हमने आईडीबीआई से, लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दोनों लॉन्ग टर्म नेचर के हैं। तो 3 लाख प्लस 12 लाख कितना हो जाएगा ये अपने पास, 15 लाख। तो लॉन्ग टर्म डेट तो आ गया अपने पास कितने का, 15 लाख का, डिवाइडेड बाई इक्विटी। इक्विटी में क्या आएगा, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, पी एंड एल का बैलेंस, मतलब और पी एंड एल क्या अपने पास नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, लेस। तो 20 लाख प्लस 10 लाख प्लस 6 लाख माइनस 1 लाख। माइनस क्यों किया, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव रिप्रेजेंटिंग लॉस, तो हम इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इक्विटी की वैल्यू कितना आ जाएगा, इन चारों को प्लस माइनस करें तो 35 लाख। नाउ 15 डिवाइडेड बाई 35, ये आ जाएगा अपने पास 0.42 रेशियो 1, 0.428, या फिर इसको लिख लो 0.43 ही लिख लो, 0.43 रेशियो 1। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, प्रोप्राइटरी रेशियो। साथ में क्या कैलकुलेट करके देना है, प्रोप्राइटरी रेशियो। और प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा भाई, प्रोप्राइटरी रेशियो होगा शेयर होल्डर्स फंड या फिर इक्विटी डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ एसेट्स। सो इक्विटी की वैल्यू तो हमने पहले कैलकुलेट कर ली, 35 लाख। अब हमें क्या चाहिए, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट कैसे आएंगे, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 60 लाख। सो 35 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा 58.34%। कितना लिख दिया मैंने इसको, 58.33 लिख लो या फिर 34 लिख लो। एक बच्चे का यहाँ पे क्या कमेंट था, देखो मैं बता रहा हूं। एक बच्चे का कमेंट आया था, सर हमारी बुक के अंदर तो ऐसे लिखा हुआ है 0.58, आपने लिख दिया इसको 58.34%। मैंने जब ये कंसेप्ट कराया था तब साफ साफ बोल दी थी ये बात कि इसका आंसर पॉइंट में भी हो सकता है और इसका आंसर रेशियो में भी, सॉरी परसेंटेज में भी हो सकता है। मैंने साफ साफ बोली थी ये बात वहां पे, फिर भी उसका एक ही कमेंट था, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन के ऊपर आया कि सर हमारी बुक में ऐसे लिखा हो 0.5834, आप लिख रहे हो 58.34%। भाई मैंने साफ साफ बोल दिया था कि परसेंटेज में आंसर हो सकता है। ठीक है, और प्रोप्राइटरी रेशियो का आंसर आपको परसेंटेज में ही देना चाहिए। आपके बुक के अंदर कहीं कहीं नहीं लिखा हुआ परसेंटेज के अंदर, लेकिन कोशिश करना कि आप इसको परसेंटेज में ही लिखो। क्लियर है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर कुछ हमें ज्यादा ही कैलकुलेट करने हैं। क्या कैलकुलेट करने हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो एंड द प्रोप्राइटरी रेशियो। चार रेशियो कैलकुलेट करने हैं।
सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे अपने पास करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, एक तो इन्वेंट्री आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस आएगा, और क्या आ जाएंगे अपने पास यहाँ पे, दो तो आइटम दिख रहे हैं मेरे को, और साथ में इसके अंदर क्या प्लस करे भाई, और कुछ दिख रहा है, एक जो लिक्विड एसेट्स है वो भी इसका ही पार्ट हो जाएगा, करंट एसेट्स का ही, और करंट लायबिलिटी है वो डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि हम इन तीनों को क्या कर ले, ऐड कर ले, 30 + 2 + 50, 30 + 2 + 50, 32 + 50 कितना आ जाएगा इन तीनों का टोटल, 82,000। तो करंट एसेट्स कितने आ गए, 82,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन ने ये तो डायरेक्ट ही दे रखा है 40,000 रुपीज का। सो 82 डिवाइडेड बाय 40 ये आ जाएगा 2.05:1। उसके बाद सेकंड क्या कैलकुलेट करना हमें, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन है ना, यहाँ पे लिक्विड एसेट वर्ड यूज किया, तो मैं भी लिक्विड एसेट ही यूज कर रहा हूँ। लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, क्वेश्चन ने दोनों ही बताए। लिक्विड एसेट्स 50,000 के और करंट लायबिलिटी कितने की, 40। सो 50,000 डिवाइडेड बाय 40,000 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.25:1, 1.25:1। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है थर्ड पार्ट। क्या कैलकुलेट करना है, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो का मतलब लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेट है कितना अपने पास भाई, देखो लॉन्ग टर्म डेट में एक तो आएगा 12% डिबेंचर्स, और क्या आएगा लॉन्ग टर्म डेट के में, बस एक यही आएगा 30,000, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो लॉन्ग टर्म डेट तो हो गया 30,000 डिवाइडेड बाई इक्विटी। इक्विटी में क्या आएगा, एक तो P&L का बैलेंस, दूसरा इक्विटी शेयर कैपिटल, ये दो आइटम आएंगे। 10,000 + 1 लाख कितना हो जाएगा, 1,10,000। सो 30 डिवाइडेड बाई 110 ये आ जाएगा अपने पास 0.27:1। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, इक्विटी अपॉन टोटल ऑफ एसेट्स। इक्विटी की वैल्यू कितना है, 1,10,000, हमने अभी चेक किया ना। इसमें दो आइटम ऐड किए थे, क्या क्या, P&L का बैलेंस और इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हमें क्या चाहिए, टोटल ऑफ एसेट्स। तो टोटल ऑफ एसेट्स कैसे आएगा, टोटल ऑफ एसेट्स हमें कैलकुलेट करके देना पड़ेगा यहाँ पे। वैसे मैं डायरेक्ट बता सकता हूं लेकिन मैं कर रहा हूं, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे हैं कितने, 82,000 के, तो इसमें नॉन करंट एसेट्स ऐड कर देंगे। क्या क्या, एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 15 + 83। सो 82 + 15 + 83 कितना आ जाएगा, 1,80,000 का आ जाएगा टोटल ऑफ एसेट्स। डिवाइड कर लेंगे इसको और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ रहा है अपने पास 61.11% अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158। क्या बोल दिया क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ सिवन लिमिटेड कैलकुलेट द टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। क्या कैलकुलेट करना है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो टोटल एसेट टू डेट रेशियो, पहले तो फॉर्मूला लिखो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है भाई, टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। तो अपने पास लॉन्ग टर्म डेट की डिटेल तो मिल ही जाएगी, यहाँ है इसमें लॉन्ग टर्म डेट नहीं है, तो हमें देखो क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले इक्विटी, फिर है प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। तो कहीं भी अपने पास लॉन्ग टर्म डेट की डिटेल तो नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट तो नहीं दिख रहा मेरे को कहीं भी। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो भाई पहले तो मैं टोटल एसेट्स कैलकुलेट कर रहा हूं क्योंकि वो दिख रहे हैं साफ साफ। टोटल एसेट्स में क्या क्या आएगा, एक तो आएगा अपने पास करंट एसेट्स जो कि कितने का है, 1,90,000 का। उसके साथ में हम प्लस करेंगे इसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 12 लाख एंड 150, 12 लाख प्लस 1,50,000, तीनों का टोटल कर लो, ये हो जाएगा 15,40,000। कितना आ जाएगा, 15,40,000। उसके बाद अब लॉन्ग टर्म डेट को कैसे कैलकुलेट करें। लॉन्ग टर्म डेट को देखो हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो अब यहाँ पे लिखते हैं एसेट्स, टोटल ऑफ एसेट, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स।
यहाँ पे हम लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड, उसके अलावा नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। अब हमें क्या चाहिए, नॉन करंट लायबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म डेट। तो हम ऐसे करें, टोटल एसेट से इन दोनों को लेस कर देते हैं, शेयर होल्डर्स फंड और करंट लायबिलिटी को। तो टोटल एसेट्स कितना अपने पास 15,40,000। इससे दो आइटम लेस करने, शेयर होल्डर्स फंड और करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है कितने की, 1 लाख की। तो अब एक बार ना शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले तो क्या आएगा अपने पास, 5 लाख इक्विटी प्लस 4 लाख प्रीफरेंस प्लस 240 रिजर्व एंड सरप्लस। इससे आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड, ये आ जाएगा 11,40,000। माइनस कर लेंगे 11,40,000। सो 15,40,000 से लेस करेंगे 1 लाख एंड 11,40,000। तो बैलेंस बच जाएगा कितने का अपने पास, 3 लाख का बैलेंस बच जाएगा। ये 3 लाख क्या हो जाएगा अपने पास, लॉन्ग टर्म डेट हो जाएगा। और टोटल एसेट्स कितने के आ रहे हैं, 15,40,000 के। डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा 5.13:1, 5.13:1। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159। क्या करना है क्वेश्चन में, देखो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन इजी है। देखो क्या करना है, सबसे पहले assuming that debt to equity ratio is 0.5:1, state giving reason the ratio will increase, decrease or will have no change in each of the following cases। तो अपने पास रेशियो क्या है, देखो डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो फॉर्मूला क्या बनेगा डेट इक्विटी रेशियो का, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी, ये फॉर्मूला बनेगा। तो एक एग्जांपल उठा ले हम अपने पास, कितना 50,000 एंड 1 लाख। मैं एग्जांपल उठा रहा हूं 50,000 एंड 1 लाख। ये एग्जांपल ना यहां तक तो चल जाएगा, इन दोनों के ऊपर नहीं चलेगा, वो बाद में देखेंगे क्या करना, पहले यहां तक तो पहुंचे हम। तो सबसे पहले हमने क्या इशू कर दिया, प्रीफरेंस शेयर्स हमने इशू कर दिए। क्या कर दिए, प्रीफरेंस शेयर्स इशू कर दिए। अगर हम प्रीफरेंस शेयर्स इशू करेंगे तो हमारे लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन हमारी इक्विटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है लेकिन हमारी इक्विटी इंक्रीज होगी। तो भाई इसको कैसे करें, देखो मैं यहीं करा देता हूं फर्स्ट पार्ट। लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, इक्विटी हमारी इंक्रीज कर रही है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, देखो रेशियो का लोअर पार्ट इंक्रीज कर रहा है, रेशियो का लोअर पार्ट इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं इसमें अमाउंट बढ़ा दूं 1 लाख में, तो रेशियो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हम रीजन लिखेंगे लॉन्ग टर्म डेट रिमेन सेम एंड इक्विटी इंक्रीज्ड। इक्विटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो गई। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। लॉन्ग टर्म डेट अपने पास इंक्रीज हो गया, इक्विटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। लॉन्ग टर्म डेट बढ़ जाएगा, इक्विटी अपने पास वहीं की वहीं है। तो रेशियो क्या करेगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा, क्योंकि रेशियो का अपर पार्ट इंक्रीज हो गया, लोअर सेम है। तो लिखेंगे लॉन्ग टर्म डेट इंक्रीज्ड एंड इक्विटी रिमेन्स सेम, इक्विटी सेम अपने पास। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख लेना। इश्यू ऑफ बोनस शेयर, बोनस शेयर इश्यू कर दिया, ना तो लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर इफेक्ट आया ना ही इक्विटी के ऊपर इफेक्ट आया अपने पास। ठीक है, थर्ड पार्ट है अपने पास बोनस शेयर, बोनस शेयर इश्यू किया, डेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। अब बोनस शेयर्स इश्यू करेंगे, देखो एक तरफ तो इक्विटी इंक्रीज होगी, और लेकिन बोनस शेयर इश्यू कहां से होते हैं अपने पास, प्रॉफिट वगैरह से, सरप्लस से इश्यू होते हैं। तो दूसरी तरफ हमारा सरप्लस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, एक तरफ तो हमारा शेयर होल्डर्स फंड इक्विटी बढ़ेगा, दूसरा उतनी ही अमाउंट से डिक्रीज हो जाएगा। तो अपने पास इक्विटी के ऊपर नेट क्या आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो रेशियो क्या रहेगा, रिमेन्स सेम। या फिर हम ऐसे लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे इसका, नो चेंज। क्या लिखेंगे, नो चेंज। अपने पास ना तो लॉन्ग टर्म डेट इफेक्ट हुआ ना ही इक्विटी इफेक्ट हुई, लिख लेना, नाइदर इक्विटी नोर लॉन्ग टर्म डेट आर इफेक्टेड। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में गिवन अपने पास रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग। हमने रीपे कर दिया लॉन्ग टर्म बोरिंग को, लॉन्ग टर्म डेट को हमने रीपे कर दिया, तो लॉन्ग टर्म डेट तो कम हो गया। इक्विटी की वैल्यू वहीं की वहीं है जहां पहले थी, कोई इफेक्ट नहीं आया इक्विटी के ऊपर। तो रेशियो का अपर पार्ट डिक्रीज हो गया, लोअर सेम है। तो रेशियो क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और रीजन क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, लॉन्ग टर्म डेट डिक्रीज्ड बट इक्विटी रिमेन्स सेम, बट इक्विटी रिमेन्स सेम, इक्विटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 4 हो गए, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में गिवन है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू द इक्विटी शेयर्स। तो अपने पास डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया इक्विटी के अंदर, मतलब लॉन्ग टर्म डेट कम हो गया और इक्विटी की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। लॉन्ग टर्म डेट कम हो गया, इक्विटी की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो रेशियो का अपर पार्ट कम हुआ, लोअर इंक्रीज हुआ, तो रेशियो क्या कर जाएगा, यहां पे डिक्रीज हो जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे, लॉन्ग टर्म डेट डिक्रीज्ड बट इक्विटी इंक्रीज्ड, लेकिन इक्विटी क्या होगी अपने पास, इंक्रीज हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट देखो क्या है, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स फॉर कैश। कैश से नॉन करंट एसेट परचेज किया, ना तो लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा, ना कैश के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे नो चेंज। और रीजन क्या लिखेंगे, नाइदर डेट नोर इक्विटी इफेक्टेड, नाइदर डेट कोमा नोर इक्विटी इज इफेक्टेड, नोर इक्विटी इज इफेक्टेड, किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। उसके बाद नेक्स्ट है परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स बाय टेकिंग लॉन्ग टर्म लोन। हमने एसेट परचेज किए, और एसेट कैसे परचेज किए, हमने एसेट्स को परचेज करने के लिए लोन लिया, तो लॉन्ग टर्म डेट बढ़ जाएगा, इक्विटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। रेशियो का अपर पार्ट इंक्रीज हुआ, रेशियो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रीजन क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अरे रीजन क्या लिखेंगे, लॉन्ग टर्म डेट इंक्रीज्ड बट इक्विटी रिमेन्स सेम, इक्विटी क्या अपने पास सेम है। उसके बाद सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स बुक वैल्यू 5 लाख फॉर 4 लाख। हमने क्या किया, 5 लाख के एसेट्स बेच दिए 4 लाख में, तो हमें लॉस कितने का हो गया, लॉस हमें 1 लाख रुपए का हो गया, 1 लाख का लॉस हो गया। अब लॉस की वजह से हमारी इक्विटी क्या होती है, कम होती है। भाई लॉस की वजह से हमारी इक्विटी क्या होती है, कम होती है, तो इक्विटी कम हुई, लेकिन हमारे डेट के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आया। लॉन्ग टर्म डेट सेम है, लेकिन हमारी इक्विटी लॉस की वजह से डिक्रीज हो गई, तो रेशियो भी क्या हो जाएगा अपने पास, इंक्रीज हो जाएगा। भाई रेशियो का लोअर पार्ट डिक्रीज कर गया, तो रेशियो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और ये रेशियो, ठीक है, आगे देखो, मैं बाद में बताता हूं, मैं जो बात बोलने वाला था। देखो लॉन्ग टर्म डेट सेम है, लेकिन इक्विटी की वैल्यू रिड्यूस होगी, तो रेशियो क्या कर जाएगा अपने पास, इंक्रीज हो जाएगा। तो लिखेंगे लॉन्ग टर्म डेट सेम है बट इक्विटी डिक्रीज्ड। नेक्स्ट हो जाएगा सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, 2 लाख के थे, हमने कितने में सेल कर दिया, एट ए प्रॉफिट ऑफ 50,000। प्रॉफिट की वजह से हमारी इक्विटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसकी वजह से हमारी इक्विटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लॉन्ग टर्म डेट सेम रहेगा, इक्विटी हमारी इंक्रीज करेगी, तो रेशियो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। रेशियो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लॉन्ग टर्म डेट सेम है बट इक्विटी अपने पास क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये अपने पास आंसर हुआ। अब मैं ये बोल रहा था कि ये जितने भी हमने लगाए इंक्रीज डिक्रीज के कंसेप्ट, वो इस वजह से लगाए क्योंकि यहाँ पे 0.5:1 है। अगर ये रेशियो 1.5:1 होता तो कुछ ही अपने पास जो ये वाले कंसेप्ट है वो शायद यहाँ पे ना लगते, हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ता। ठीक है, तो ये मत करना कि 0.5:1, 1.5:1 और 1:1 इन तीनों के ऊपर सेम ही कंसेप्ट चिपका दो कि सर ने बोला था कि रेशियो का लोअर पार्ट इंक्रीज हुआ, रेशियो डिक्रीज करेगा। जरूरी नहीं है भाई, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे रेशियो 0.5:1 है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या फॉर्मूला होता है भाई, देखो कुछ फॉर्मूले हैं जिनके एडिशनल क्वेश्चन ही एक एक दो दो, क्योंकि इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है वो। जैसे करंट रेशियो था, क्विक रेशियो था, लगभग 27-28 तो एडिशनल क्वेश्चन है उनके ऊपर, तो इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है वो। ठीक है, अब जैसे हमने किया टोटल एसेट टू डेट रेशियो, सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। ऐसी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो खैर है तो इंपॉर्टेंट, लेकिन एडिशनल में सिर्फ 1 या 2 ही क्वेश्चन है इसके ऊपर। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई, देखो जो 1-2 है मैं वो कंप्लीट फॉर्मूला लिख रहा हूं, जिनको प्रैक्टिस हम ऑलरेडी पहले भी काफी कर चुके, अब फिर से आए उनको तो हमने डायरेक्ट ही सोल्व कर दिया। डिवाइडेड बाई फिक्स इंटरेस्ट चार्ज,
सो फिक्स इंटरेस्ट कितना आएगा, 20 लाख के डिबेंचर पे 6%, ये इंटरेस्ट हमें हर साल पे करना है। तो 20 लाख का 6% कितना हो जाएगा भाई, 20 लाख का 6% 1,20,000। तो फिक्स इंटरेस्ट तो कितना आ गया, 120। अब हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, कितने का है, 7 लाख का। अब इसमें क्या प्लस करेंगे हम, टैक्स की अमाउंट, या फिर हम इसको डायरेक्ट कर ले, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे करेंगे भाई, आफ्टर टैक्स की जो अमाउंट है वो 70% है। देखो बिफोर टैक्स अपने पास कितना प्रॉफिट था, 100, उसमें से कितना टैक्स हमने पे कर दिया, 30% का, तो 30 का टैक्स पे किया। तो आफ्टर टैक्स अमाउंट कितनी बची, 70। तो जो 7 लाख की अमाउंट है वो कितने परसेंट की इक्वल है, 70% के। तो 7 लाख को डिवाइड कर दो 70% से, अमाउंट आ जाएगी 10 लाख की। देखो इस कंसेप्ट को सोल्व करने के बहुत तरीके हैं, मेरे को ये इजी लगता है, मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। सो 10 लाख आ गया, उसमें प्लस करेंगे फिक्स इंटरेस्ट चार्ज, क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेके चलना है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ जाएगा, 11,20,000। सो 1120 डिवाइडेड बाई 120 कितना आ जाएगा अपने पास, ये 9.34 टाइम्स लिखेंगे, 9.34 टाइम्स, 9.34 टाइम्स, और ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161।